हे एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीसीई 143 दैट इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। राइट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन को एक्सप्लोर करता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पेपर का क्या फॉर्मेट होता है, हम कैसे हर सेक्शन को टैकल कर सकते हैं, या फिर वर्ड लिमिट्स क्या होती है वो। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि पीवाईक्यूज के बेस पे कौन से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ये एक ज़्यादा लंबा वो नहीं है, आपका सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट है ये। राइट। तो इसमें ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। राइट। ये आपको 3 आवर्स मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। 8 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसके अलावा कम से कम आपको 2 क्वेश्चन हर सेक्शन में से अटेम्प्ट करना होता है। राइट। और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। 20 × 5 दैट इज 100। तो वर्ड लिमिट अप्रॉक्स 400 वर्ड्स की होती है फॉर 20 मार्क्स आंसर। अगर आप शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं तो उसमें आप 200 वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हैं, और ये अप्रॉक्स वर्ड लिमिट होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। ये है लिस्ट इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। अगर किसी को वीडियो कंटिन्यू करनी नहीं है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स चाहते थे तो वो यहाँ से देख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो भी कंटिन्यू करें क्योंकि ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इसमें हम स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सिर्फ। राइट। तो ये सारे टॉपिक्स आपके पीवाईक्यू पे बेस्ड है। इसके अलावा एक और बात, इस सब्जेक्ट में जो ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 4 है इसमें से सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, हर हर ईयर में हर सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों ब्लॉक से क्वेश्चंस हैं। राइट। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों ब्लॉक इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन ब्लॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, इसका स्कोप क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं और रिसर्च मेथड्स हैं। राइट। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि स्टडी करता है कि इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपनी फिजिकल सराउंडिंग्स के साथ। जैसे इसमें दोनों नेचुरल या फिर बिल्ट वर्क प्लेसेस आ सकते हैं। राइट। ये एक्सप्लोर करते हैं कि इन्वायरमेंटल कैसे ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, या फिर इमोशंस और वेलबींग को कैसे वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और कैसे ह्यूमंस अपने इन्वायरमेंट के साथ शेप लेते हैं। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है किस किस के बीच में, फिजिकल सराउंडिंग्स और ह्यूमन के इंडिविजुअल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दोनों फिजिकल सराउंडिंग और इंडिविजुअल्स। इसमें हम नेचुरल और बिल्ड दोनों सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसे ह्यूमन बिहेवियर को, इमोशंस को अफेक्ट करता है, या फिर ह्यूमन की कैसे शेप करते हैं अपने आप को इन्वायरमेंट के बेसिस पे। राइट। तो इसको अगर हम एक लाइन में समझे तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी एग्जामिन्स द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड सराउंडिंग। इसका क्या स्कोप होता है, ये फील्ड जो है वो एक्सटेंड करता है कहाँ तक, बहुत बहुत वास्ट फील्ड है ये। राइट। और ये ब्रिज करता है साइकोलॉजी को अलग 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 डिसिप्लिन के साथ, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गया, इकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, या फिर ज्योग्राफी हो गया। इसमें की एरियाज क्या क्या हैं, इसमें ह्यूमन, अर्बन डिजाइन एंड प्लानिंग, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, और मेंटल हेल्थ एंड आर्किटेक्चर। ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के ब्रॉडर स्कोप्स को पार्ट है। राइट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में क्या होता है कि कैसे ह्यूमन इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, या फिर कैसे इन्वायरमेंट ह्यूमन को अफेक्ट करता है। राइट। ये म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होता है, कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक का असर दूसरे पे नहीं होता बल्कि दोनों का एक दूसरे पे असर होता है। राइट। अर्बन डिजाइन एंड प्लानिंग में क्या होता है कि हम कैसे सिटी लेआउट जो है वो बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, या फिर जो सिटीज का डिजाइन है वो लोगों के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। राइट। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इसमें हम प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, कि जो इन्वायरमेंट के हित में जो बिहेवियर्स हैं उनको हम एनकरेज करते हैं, जैसे जो कि सस्टेनेबल भी हो और वो प्रो इन्वायरमेंटल भी हो। राइट। के बाद डिजास्टर साइकोलॉजी में क्या होता है, डिजास्टर साइकोलॉजी में हम ह्यूमन रिस्पॉन्स को एनालाइज करते हैं, किस चीज के लिए, नेचुरल या फिर टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स के लिए, क्योंकि ह्यूमन जो है वो नेचुरल या टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर में कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या क्या उनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर। राइट। नेक्स्ट इसका स्कोप है हेल्थ एंड आर्किटेक्चर में। ये क्या करता है, ये इन्वेस्टिगेट करता है कि कैसे
एक बिल्डिंग डिजाइन या फिर उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कैसे अफेक्ट करता है साइकोलॉजिकल स्टेट्स को, राइट। तो मेंटल हेल्थ एंड आर्किटेक्चर में है कि बिल्ड स्पेसेस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि एक हॉस्पिटल विद नेचुरल लाइटिंग कैन रिड्यूस पेशेंट स्ट्रेस लेवल। इसका मतलब जो ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा हो, नेचुरल लाइटिंग ज़्यादा हो, वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम रहता है, राइट। तो आर्टिफिशियल लाइट्स और नेचुरल लाइट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप इसके ऊपर आर्टिकल्स भी बहुत सारे हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसे नेचुरल लाइट हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। तो ये किसी और टाइम का टॉपिक है। अभी हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के यहाँ पे हमने 5 फीचर्स डिस्कस किए हुए हैं, राइट। तो पहला फीचर है इंटरडिसिप्लिनरी होती है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी को अदर फील्ड्स के साथ वो करती है, अटैच करती है या कंबाइन करती है। किस चीज़ के लिए? ताकि वो एड्रेस कर सके कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड इश्यूज को। एड्रेस मतलब उनके लिए सॉल्यूशंस निकाल सके या समझ सके, ओके। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि ओवर क्राउडिंग या पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं या उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज बाय डायरेक्शनल इंटरेक्शन। इन्वायरमेंटल जो है इन्वायरमेंट जो है वो बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जैसे ही बिहेवियर भी इन्वायरमेंट को अल्टर करते हैं, ठीक है। ये मैंने ऊपर बताया था कि म्यूचुअल रिलेशन होता है। उसके बाद फोर्थ है कि यूज ऑफ वैलिड मेथड्स। इसमें हम क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोचेस का यूज करते हैं। किस चीज के लिए? क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट और ह्यूमंस के उसको समझने के लिए, इंटरेक्शन को समझने के लिए। इसमें अलग अलग कल्चर में अलग अलग रेलिवेंस होती है, जैसे कि जोग्राफिकल कल्चर या फिर लोगों के जो रिलीजन होते हैं वो सब इस चीज को अफेक्ट करते हैं, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि ऐसे स्कूल्स को डिजाइन करना जहाँ पे नेचुरल लाइट ज्यादा हो, वेल लिट स्पेस हो, तो जिससे स्टूडेंट का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और उनकी एंजाइटी या फिर जो उनका स्ट्रेस होता है वो भी रिड्यूस होता है, राइट। तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में भी रिसर्च मेथड्स होते हैं। तो क्या क्या रिसर्च मेथड्स होते हैं वो अब हम देखेंगे। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं ताकि वो डाटा को कलेक्ट करें और उनको एनालाइज करें, राइट। तो इसमें फील्ड स्टडीज सबसे पहला हमें बताया हुआ है। फील्ड स्टडीज क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशंस को कंडक्ट करते हैं नेचुरल या फिर बिल्ट इन्वायरमेंट पे। वहाँ पे हम नेचुरल सेटिंग्स में जो ह्यूमन की जो नेचुरल सेटिंग्स में उसका जो बिहेवियर होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, राइट। इसमें एग्जाम्पल हो सकता है कि स्ट्रेस लेवल पीपल का मेजर करना कहाँ पे, क्राउडेड पब्लिक पार्क, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हम चेंज करते रहते हैं, किस चीज़ के लिए? बिहेवियर आउटकम्स को टेस्ट करने के लिए, राइट। रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी इन थ्योरीज का यूज होता है, राइट। ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है और रियल वर्ल्ड के सेटिंग में बिहेवियर को ऑब्जर्व करना या फिर कंट्रोल इन्वायरमेंट में वेरिएबल्स को टेस्ट करना, ये सब रिसर्च मेथड्स का पार्ट है। तो फील्ड स्टडीज का एग्जांपल हमने देखा कि पार्क में लोगों को स्ट्रेस को कैसे लेवल को मेजर करेंगे, या फिर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल हो गया कि लाइटिंग का क्या मूड पर इफेक्ट होता है, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट है सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स। इसमें हम सेल्फ रिपोर्टेड डाटा को कलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स से कि उनका इन्वायरमेंट प्रेफरेंस क्या है या उनका इन्वायरमेंट को लेकर क्या परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब उनका विचार या फिर उनकी दृष्टि, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है कि आप अपने नेबरहुड में कितना सेफ फील करते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा? सर्वे एंड क्वेश्चनर्स के अंदर। नेक्स्ट है बिहेवियरल मैपिंग। बिहेवियरल मैपिंग क्या होता है? ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है स्पेशल स्पेस यूजेज का, जिससे हम समझते हैं कि मूवमेंट या फिर बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि मॉल में किस जगह पे लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। कैफेज में या फिर शॉप्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट है साइमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी। इसमें क्या होता है कि इमर्सिव एनवायरनमेंट को हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, कि पीपल्स जो हैं वो कैसे अलग अलग स्पेस डिजाइन या लेआउट में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है ऑब्जर्विंग वे फाइंडिंग बिहेवियर इन वर्चुअल हॉस्पिटैलिटी सेटिंग, राइट। तो ये क्या हो गया? वर्चुअल इन्वायरमेंट में नेविगेशन या फिर परसेप्शन को स्टडी करना। ये तो हमने पढ़ा कि इसकी क्या क्या रिसर्च मेथड्स हैं। अब हम देखेंगे कि
इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये फील्ड जो है वो इंक्लूड करता है या फिर हमें हेल्प करता है यूजर फ्रेंडली स्पेसेस स्पेसेस को डिजाइन करने में, या फिर सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने में, या फिर और क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, इको फ्रेंडली बिहेवियर को इम्प्रूव करने में, बेटर अर्बन प्लानिंग में, राइट। या फिर वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने में, कि ह्यूमंस कैसे डिजास्टर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं उसको समझने में। ओके, और क्या क्या हो सकता है कि अगर हम आर्किटेक्चर के थ्रू कैसे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो आप उसी में से समझ सकते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि हम उसमें रिसर्च भी कर रहे हैं। तो रिसर्च से हमें पता लग रहा है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो उसी के हिसाब से हम चेंजेस भी कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरीज ऑफ एनवायरनमेंट बिहेवियर रिलेशनशिप। तो ये ब्लॉक 2 का क्वेश्चन है, ब्लॉक 2 से यूनिट 3 का ये टॉपिक है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी जो है वो इंक्लूड करती है अलग अलग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को, राइट। तो इसमें क्या क्या फ्रेमवर्क्स हमें बताए हुए हैं आगे हम देखेंगे, और ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो ह्यूमन थॉट्स या फिर उसको सॉरी ह्यूमन थॉट्स या फिर ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं, और लोग इन्वायरमेंट के चेंजेस को कैसे अडेप्ट करते हैं, राइट। ये थ्योरीज जो हैं वो स्ट्रेस, पर्सनल कंट्रोल, परसेप्शन और कोपिंग मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। ये लोग कैसे अलग अलग चीजों में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे अगर लोग कोई शोर सुन रहे हैं तो उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर क्राउडिंग है तो उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। और वो अलग अलग सेटिंग्स में ये चीजें होती हैं। तो इसमें सबसे पहली थ्योरी है इन्वायरमेंट स्ट्रेस थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो स्ट्रेसर की तरह काम करते हैं। इसमें एग्जांपल हो सकता है कि शोर या फिर भीड़ या फिर पॉल्यूशन जो है वो स्ट्रेसर्स की तरह काम करते हैं और साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस ला सकते हैं। अगर ये क्रोनिक लेवल पे की जाए, तो अगर ये क्रोनिक लेवल पे की जाती है तो बिहेवियरल चेंजेस ला सकती है ये, और इससे एंजाइटी, एग्रेशन या फिर विड्रॉल हो सकता है ह्यूमन का, राइट। तो हमने इसमें क्या देखा इन्वायरमेंटल थ्योरी में, कि ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि फैक्टर्स जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं ये स्ट्रेसर की तरह काम करते हैं, और इनके ज़्यादा एक्सपोजर हमें विड्रॉल या फिर एग्रेशन की तरफ ले जा सकता है। और ये हेल्प करती है ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करने में कि अर्बन सेटिंग या फिर डिजास्टर जोन जो हैं वो साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट करते हैं इंडिविजुअल पे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है बिहेवियरल कॉन्स्टेंट थ्योरी। तो इसमें क्या है, इसमें जो प्रोफेंस्की और उसके कलीग्स ने उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो रेस्ट्रिक्शन की फीलिंग होती है एनवायरनमेंट में उसका क्या क्या असर होता है, राइट। ये बताता है कि जब किसी पर्सन को लगता है कि उसकी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो रही है, जैसे सीसीटीवी सर्वेलेंस या फिर कन्फाइंड जगह में, तब वो फ्रस्ट्रेशन या फिर रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है। तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है कि कॉमन एप्लीकेशंस इंक्लूड ऑफिस लेआउट, प्रिजन आर्किटेक्चर्स, कि लोग कैसे जेल में फील करते हैं या फिर अपने सीसीटीवी कैमरा के अंदर कैसे फील करते हैं, राइट। तो अगर लोगों को लग रहा है कि उनकी जो फ्रीडम है वो उनसे छीन रही है, तो वो रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं, मतलब रुकावट शो कर सकते हैं उसकी उसकी तरफ, थोड़ा नेगेटिव बिहेवियर रह सकता है उनका, या फिर वो फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अडेप्टेशन लेवल थ्योरी। तो इसको किसने प्रपोज किया था, इसको प्रपोज किया था हेल्सन ने। और ये थ्योरी कहती है कि जो पीपल है, जो लोग हैं, उनकी बेसलाइन होती है क्या, एक्सपेक्टेड एनवायरमेंटल कंडीशंस की, राइट। कि हर इंसान एक नॉर्मल या फिर एक्सपेक्टेड लेवल होता है किस चीज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। और अगर लाइट या फिर टेम्परेचर या नॉइस इस नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले सकते हो कि जब आप सनसेटिंग में जाते हो, आपने देखा होगा बारिश होने के बाद धूप बहुत तेज हो जाती है, तो वो हमारे नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हमें इरिटेट करती है या फिर ज़्यादा देर धूप में हमसे बैठा नहीं जाता है, राइट। तो इसकी की क्या होता है, इसका की होता है, इस थ्योरी से हम ऐसे स्पेसेस डिजाइन कर सकते हैं जो सेंसरी कंफर्ट के मुताबिक हो, जैसे क्लासरूम में बैलेंस लाइटिंग होना, राइट।
तो अडेप्टेशन से ही आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन की जो अडेप्टेशन की कैपेसिटी है, ह्यूमंस कितना या फिर कितना उसको क्या कहते हैं, कितना कंफर्टेबली वो उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो कंफर्टेबल या फिर डिसकंफर्टेबल हो रहा है तो फिर वो उस चीज के लिए भी रेजिस्टेंस शो करेगा। और इसमें हम इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम ऐसे स्पेस डिजाइन करते हैं जो कि सेंसरी कंफर्ट के मुताबिक हो, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, ऑप्टिमल लाइटिंग इन क्लासरूम। नेक्स्ट थ्योरी है कंट्रोल थ्योरीज। तो कंट्रोल थ्योरीज में क्या है कि ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो ये एम्फेसाइज करती है कि ह्यूमन का जो परसीव्ड कंट्रोल है अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, वो क्या है, राइट। ये थ्योरीज बताती है कि अगर पर्सन को लगता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है तो वो स्ट्रेस को अच्छी तरह हैंडल करता है, राइट। अगर किसी को पता है कि अगर शोर आ रहा है बाहर से तो वो खिड़की दरवाजे बंद कर लेगा तो शोर खत्म हो जाएगा, तो ये चीज उसके स्ट्रेस को कम करती है। या फिर किसी को पता है कि उसको अगर वो रूम को लॉक कर लेगा तो उसे स्पेस मिल जाएगा, प्राइवेसी मिल जाएगी, तो वो भी उसको स्ट्रेस कम करती है। इसमें एग्जांपल हो सकता है जैसे ऑफिस में पर्सनल स्पेस या वर्क स्पेस होना या फिर एडजस्टेबल फर्नीचर होना, तो इससे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। के बाद इसमें क्या है कि एप्लीकेशंस क्या क्या है इन थ्योरीज की। तो इन थ्योरीज की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत क्रूशियल हैं। ये थ्योरीज क्रूशियल होती है किस चीज़ के लिए, इन्वायरमेंट को समझने के लिए, इन्वायरमेंट और ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में और ज़्यादा एनालाइज करने के लिए, ठीक है। ये थ्योरीज जो हैं वो आर्किटेक्चर्स यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, ऐसे स्पेसेस को डिजाइन करने के लिए जो कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में अच्छा रिलेशनशिप वो कर सकें। जैसे कि जैसे कि ऑफिस में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाना या फिर होम्स में कंफर्ट बढ़ाना, राइट। और हॉस्पिटल्स को स्ट्रेस फ्री जोन्स बनाना, तो ये काफी यूजफुल होती है उस जगह पे, किस जगह पे, इन्वायरमेंट डिजाइनिंग में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेरिटोरियलिटी। ये थर्ड टॉपिक है आज का और ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो के लिए। ये ब्लॉक 2 से है, यूनिट 5 से। तो इसमें क्या है, इसमें जो टेरिटोरियलिटी रिफर करती है किस चीज को, इंडिविजुअल या ग्रुप के बिहेवियर्स को, कहाँ पे, जहाँ पे वो क्लेमिंग या फिर कंट्रोलिंग स्पेसेस में, ठीक है। इसमें क्या है टेरिटोरियलिटी में कि टेरिटोरियलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति या ग्रुप का जो फिजिकल स्पेस है उस पे वो क्लेम कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसे अपनी टेरिटरी बना सकता है और अपनी टेरिटरी को डिफेंड भी कर सकता है वो। ये बिहेवियर्स जो हैं वो बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। चाहे वो पर्सनल हो या फिर सोशल हो या फिर कल्चरल हो, और ये कंट्रोल उन एरियाज के ऊपर कंट्रोल को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। तो हम टेरर टेरिटोरियलिटी को एक अटेम्प्ट में समझें तो ये क्या होता है, टेरिटोरियलिटी एक ऐसा व्यवहार है जिसमें लोग जो है वो किसी स्पेस या फिर किसी वर्क स्पेस पे अपना अधिकार या फिर अपना अपना हक जमाते हैं, ठीक, हक जताते हैं। और उसके उसके जो उसका जो मीडियम होता है उससे वो एक्सेस करते हैं या फिर इंटरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कि क्या उसकी स्पेस में इंटरेक्ट कर रहा है या कौन उसकी स्पेस में आ सकता है, वो सब, ठीक है। इसके आगे हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो टेरिटोरियलिटी को हम किस किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, पहले तो हम उसकी नेचर से क्लासिफाई करते हैं, जैसे होम रेंज हो गया, कोर एरिया हो गया। तो होम रेंज हो गया जहाँ पे इंडिविजुअल मूव या फिर फुलफिल डेली नीड, वो एरिया जहाँ व्यक्ति रोज के काम करता है, राइट। तो इसका कोर एरिया क्या हो गया, सेंट्रल जोन जहाँ वो फीडिंग या फिर मेटिंग जैसी एक्टिविटीज होती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है बाय स्पीसीज इन्वॉल्व, जहाँ पे वो अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से क्या क्या टेरिटरीज हो सकती हैं उसकी। तो इसका फर्स्ट है टेरिटोरियल स्पीसीज। ये एक ऐसा अपना एरिया होता है जो एक्टिवली जो ह्यूमंस या फिर अदर स्पीसीज डिफेंड करते हैं एक्टिवली। इसमें एग्जांपल हो सकता है बर्ड्स या फिर मैमल्स। बर्ड्स जो है वो अपने नेस्ट को डिफेंड करते हैं, राइट। नॉन टेरिटोरियल स्पीसीज कौन सी होती हैं, जो फ्लेक्सिबली स्पेस को यूज करती है विदाउट एनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, राइट।
तो इसके फंक्शन से हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं टेरिटोरियलिटी को। फर्स्ट इज ब्रीडिंग टेरिटोरियलिटी, सेकंड इज फीडिंग टेरिटोरी एंड थर्ड इज सोशल टेरिटरी। तो ब्रीडिंग टेरिटरी जो है वो अपने जो बच्चों को बड़ा करने में, रेजिंग ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बच्चे, राइट, या फिर अपने फैमिली के साथ रहने में, उस चीज के लिए हम उसको बोलते हैं ब्रीडिंग टेरिटरी, राइट। मेटिंग या फिर ऑफस्प्रिंग के लिए होती है ये। नेक्स्ट इज फीडिंग टेरिटरी, यहाँ पे खाने के रिसोर्सेज के लिए होती है ये, यहाँ पे सिर्फ फूड एक्सेस होता है, जैसे कि किचन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, राइट। उसके बाद सोशल टेरिटरी होती है, जहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से या फिर हम बॉन्ड करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन टेरिटोरियलिटी टाइप, ये किसने दिया है, लाइमन एंड स्कॉट ने दिया है। तो फर्स्ट इज पब्लिक टेरिटरी, सेकंड इज होम टेरिटरी, थर्ड इज इंटरैक्शनल टेरिटरी एंड थर्ड इज बॉडी टेरिटरी। तो पब्लिक टेरिटरी क्या होती है, जो कि सब लोग जहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे कि पार्क। होम टेरिटरी क्या होती है, वो किसी का पर्सनल स्पेस हो सकता है, जैसे कि बेडरूम। इंटरैक्शनल टेरिटरी क्या होती है, जो सोशल इंटरेक्शन के लिए टेम्परेरी स्पेस होता है, राइट, जैसे कि कैफे की टेबल। बॉडी टेरिटरी क्या होती है, जहाँ पे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का स्पेस होता है वो, राइट, पर्सनल फिजिकल स्पेस। उसके बाद टेरिटोरियलिटी को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कल्चरल नॉर्म्स, इन्वायरमेंटल डिजाइन, सोशल आइडेंटिटी या फिर प्राइवेसी नीड्स जैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कल्चरल नॉर्म्स में क्या होता है कि अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग टॉलरेंस लेवल होता है पर्सनल स्पेस के लिए, राइट। अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लें, तो जो गांव के लोग हैं, वो अगर उनके यहाँ पे कोई नेबर से वो ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं rather than जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं शहर के, उनसे, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिजाइन का क्या अफेक्ट करता है टेरिटरी पे, उसमें जो लेआउट्स हैं वो इंकरेज या फिर डिस्करेज कर सकते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर को, राइट। तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी में क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपने स्पेस को क्लेम कर लेते हैं या फिर अपना स्टेटस को क्लेम कर लेते हैं, कि अपने जो भी उनकी चीज है उससे को बिलोंगिंगनेस की वाली फीलिंग लेते हैं वो, राइट। प्राइवेसी नीड्स में क्या है, जितनी प्राइवेसी की जरूरत होती है उतना ही टेरिटोरियल बिहेवियर बढ़ता है। सपोज अगर किसी को प्राइवेसी चाहिए तो वो अकेले रहना पसंद करेगा, राइट, rather देन इन द ग्रुप। तो उसके बाद नेक्स्ट है रिसर्च एविडेंस क्या क्या है। तो ऑल्टमैन 1975 में उन्होंने फाउंड किया था कि जो टेरिटोरियल मार्कर्स हैं, जैसे कि साइंस, फर्नीचर अरेंजमेंट, वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करते हैं और कंफर्ट को बढ़ाते हैं, राइट। तो टेरिटोरियल मार्कर से कंफर्ट बढ़ता है और कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। नेक्स्ट इज सॉमर 1969। तो इसमें उन्होंने बताया था कि जो सीटिंग पैटर्न्स है पब्लिक स्पेसेस में, वहाँ पे जो पीपल हैं वो पर्सनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं। पब्लिक स्पेसेस में जो सीटिंग पैटर्न्स दिखाते हैं वो इनविजिबल बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोक्सिमिक्स। ये किसने दी थी, हॉल ने दी थी, राइट, 1966 में। इसमें स्पेशल जोन्स जो हैं उनको डिफाइन किया कि इंटीमेट, पर्सनल, सोशल या पब्लिक स्पेस क्या क्या होता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि रिसर्च एविडेंस में क्या क्या है, ये पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आपको ईयर्स याद रखना जरूरी है, राइट। तो इसके बाद एप्लीकेशंस देखेंगे हम, टेरिटोरियलिटी की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है अर्बन प्लानिंग। तो ये हमें नेबरहुड्स को डिजाइन करने में हेल्प करते हैं, जहाँ पे हम सेफ्टी या फिर कोहेशन का ध्यान रख सकें, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है वर्क स्पेस। तो यहाँ पे पर्सनल डेस्क से कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। पर्सनल डेस्क और क्यूबिकल्स से क्या होता है कि उन्हें प्राइवेसी भी मिलती है और प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें कोई डिस्टर्ब बार बार नहीं कर रहा होता है, उनका ध्यान बार बार नहीं भटक रहा होता है। अगर आप ग्रुप में कोई टास्क करते हो तो अलग हो जाता है, पर्सनली करते हो तो अलग हो जाता है, ग्रुप में टाइम लग सकता है, पर्सनली आप अपने पेस पे करोगे, राइट। नेक्स्ट है हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। तो इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है हॉस्पिटल एंड स्कूल्स में। तो वहाँ पे ये रिड्यूस करने में हेल्प, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, राइट। या फिर टेरिटोरियल क्यूज से जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है और नेविगेशन ईजी हो जाती है।
ठीक है, तो गाइस ये था आज की वीडियो के लिए। इसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। इसके बाद हमारे नेक्स्ट 8 टॉपिक्स रहते हैं, राइट? तो उसके लिए भी मैं वीडियो आपको डाल दूँगी। प्रोबेबली कल आपकी मॉर्निंग में एक और वीडियो आ जाएगी इसके बाद। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या इस वीडियो में से किसी टॉपिक पे आपको कोई डाउट तो नहीं है, राइट? इसमें से कौन-सा टॉपिक आपको टफ लग रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ और आपको मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और शेयर करो अपने फेलो लर्नर्स के साथ, राइट? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छा लगा है तो, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियोस रेगुलरली डाल रही हूँ अभी। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपको इससे बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा, राइट? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय, राइट, बाय बाय।